चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 कंप्यूटर का पहला चैप्टर जो कि फिर क्या है कंप्यूटर एक परिचय हम लोग को देखना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हम लोग फर्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए पहला टॉपिक की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का परिचय और परिभाषा हम लोगों को पहले देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय और परिभाषा। देखिए पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा और निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि डेटा और निर्देशों के आधार पर कार्य करता है। और देखिए अगला पॉइंट है कि यह अंग्रेजी के कंप्यूट यानी गणना करना शब्द से बना है। ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर किस शब्द से बना हुआ है? अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना, मतलब गिनना एक तरह से होता है, जिसे हिंदी में संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। संगणक याद रखिएगा, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डेटा क्या है। डेटा तो और यह सूचनाओं तथ्यों और आंकड़ों का अव्यवस्थित या व्यवस्थित भंडार होता है। मतलब सूचना हो गया या फिर आंकड़ा हो गया, उसको व्यवस्थित, उसका क्या होता है? ये व्यवस्थित या फिर अव्यवस्थित ये भंडार होता है। और अगला है ये सूचना। सूचना यानी इंफॉर्मेशन क्या होता है? देखिए हम लोग डेटा की बात करें तो बहुत सारी सूचनाओं को एक एक जगह पर व्यवस्थित या अव्यवस्थित कर देगा। मतलब बहुत सारे सूचनाओं को अगर एकत्रित करेगा उसी को हम लोग डेटा कहते हैं। और सूचना यानी इंफॉर्मेशन क्या है? ये डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण परिणाम मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना। ये जो परिणाम निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको चित्र से समझ लेते हैं। चित्र से समझिएगा। जैसे देखिए डेटा का मतलब क्या हो गया? बहुत सारा आंकड़ा इसमें रखा गया है, बहुत सारा तथ्य रखा गया है, इसको हम लोग कहते हैं डेटा। लेकिन इसको प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त होता है फाइनली, यानी अर्थपूर्ण उपयोगी परिणाम जो प्राप्त होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना यानी इंफॉर्मेशन कहते हैं। अच्छा, इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं तो इनपुट इनपुट के रूप में डेटा दिया जाता है, यानी जो अंदर दे रहे हैं इनपुट, मतलब जो प्रवेश कर रहा है। और कंप्यूटर उस डेटा पर कार्य करता है और कार्य करने के बाद आउटपुट यानी जो हम लोग को प्रदान करता है, और इससे हम लोगों को सूचना मिलती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोगों को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम कीवर्ड पर एक क्लिक किए, कीवर्ड पर प्रेस किए, ये क्या हो जाएगा? इनपुट। कीवर्ड क्या हो जाएगा? इनपुट। लेकिन मॉनिटर हम लोग को दिखा देगा यानी कि इतना जोड़ने के बाद कितना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। और आउटपुट के रूप में हम लोगों को सूचना मिल जाएगा कि इतना हो गया। और कंप्यूटर तेज, सटीक और भरोसेमंद होता है, ये तो सभी को पता है। अभी सभी सभी जगह कंप्यूटर का इसलिए यूज होने लगा है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कंप्यूटर किस भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है? तो बताए थे आप लोग को अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या है? तो कंप्यूट शब्द का अर्थ अभी आप लोग को बताए थे, क्या होता है? गणना करना, मतलब गिनना। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? अर्थपूर्ण डेटा को क्या कहा जाता है? तो अर्थपूर्ण डेटा को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सूचना कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? कंप्यूटर जो एक ये इलेक्ट्रिक, सॉरी इलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक तो होगा नहीं, पंखा वगैरह हो जाएगा। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर का एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? तथ्यों और आंकड़ों के भंडार को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। ये तो अभी आप लोग को बताए हैं कि तथ्यों और आंकड़ों के भंडार को क्या कहते हैं हम लोग? तो डेटा कहते हैं। ठीक है, डेटा कहते हैं। अब चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रश्न यानी डेटा। प्रश्न क्या है? डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? डेटा जो है और सूचना, दोनों में क्या अंतर है, हम लोग को ये देखना है। तो डेटा कच्चे तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों का संग्रह होता है, जिससे परीक्षा में के अंक वगैरह हो गया। जबकि आंकड़ों पर प्रक्रिया होने के बाद जो सार्थक और उपयोगी परिणाम प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। जो फाइनली जो परिणाम प्राप्त होता है उसको हम लोग सूचना कहते हैं। जैसे परीक्षा का परिणाम, मार्कशीट,
ये सब क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है, सूचना हो जाएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे देखिए अगला टॉपिक क्या है, हम लोग अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आईसीटी। आईसीटी का अर्थ क्या होता है, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी होता है। और ये सूचना प्रसार, सूचना संचार और तकनीक का सम्मिलित रूप है। ये क्या है, सूचना हो गया, संचार हो गया और तकनीक का सम्मिलित रूप है। अगला पॉइंट क्या है, इसका उपयोग सूचनाओं को प्रभावशाली तरीके से बनाने, साझा करने और पहुंचाने के लिए किया जाता है। आईसीटी का उपयोग कहाँ किया जाता है, आईसीटी का उपयोग क्या किया जाता है, इसका उपयोग सूचना को प्रभावशाली तरीके से बनाने, साझा करने और पहुंचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिससे हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन, हम लोग इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, यानी सूचना, जानकारी एकत्र करना और बनाना क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन ही संचार क्या हो जाएगा, जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, ये हो जाएगा संचार। अगला है टेक्नोलॉजी यानी तकनीक, तकनीक का उपयोग करके कार्य करते हैं। और आईसीटी क्या हो जाएगा, सूचना संचार और तकनीक का मेल रूप हो जाएगा। तीनों मिलकर क्या बनाता है, आईसीटी बनाता है। नॉर्मल सी चीज है। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। आईसीटी फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। देखिए वही यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन में है कि आईसीटी में सी का अर्थ क्या है। तो अभी आप लोग को बताएं कि आईसीटी में सी का अर्थ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जा रहा है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो बताइए आप लोग। सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो किसका प्रयोग करते हैं, आईसीटी का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आईसीटी में टी का पूर्ण रूप क्या है। टी का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी होता है। अभी आप लोग को बताएं, टी की फोर क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, जानकारी साझा करने की प्रक्रिया क्या है। जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं। और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीटी किसका मेल है। तो हम लोग आईसीटी की बात कर लेते हैं, सूचना हो गया, संचार हो गया और तकनीक हो गया, तीनों का मेल है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, सूचना का सार्थक प्रस्तुतिकरण क्या है। सूचना का सार्थक प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। सूचना का सार्थक प्रस्तुतिकरण क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, यानी कि शिक्षा, दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग देख लेते हैं। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग मतलब दैनिक जीवन में हम लोग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए शिक्षा यानी कि विद्यालय में इसका उपयोग करते हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई करना है, शिक्षा का परीक्षा का परिणाम देखना है मतलब रिजल्ट देखना है, या फिर छात्र का रिकॉर्ड बनाना है, या फिर प्रेजेंटेशन बनाना है, या तो फिर कोई पुस्तकें पढ़ना है। ये सब कहाँ पे क्या होता है, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे बैंक में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लेन देन में हो गया, पैसे जमा निकासी करना है, एटीएम में जाइएगा, पासबुक प्रिंटिंग करवाइएगा, ऑनलाइन बैंकिंग का काम कीजिएगा, सब में क्या हो जाएगा, सब का सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। अस्पतालों में भी होता है। अस्पताल में कैसे होता है, जैसे बीमारी की पहचान करना है, रिपोर्ट बनाना है, एक्सरे करना है, अपॉइंटमेंट लेना है, या फिर दवाइयों का रिकॉर्ड करवाना है, दवाइयों का रिकॉर्ड रखना है, सब कंप्यूटर में ही होता है। अगला है कार्यालय। कार्यालय में जैसे ब्लॉक वगैरह में भी काम होता है इसका। ब्लॉक वगैरह में कंप्यूटर रहता है, डॉक्यूमेंट तैयार करना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, ईमेल किसी को भेजना है, डेटा स्टोरेज यानी कि डेटा को संभाल करके रखना है, किसी का बिल बनाना है, या तो फिर फाइल मैनेजमेंट की बात बात रहा, सब क्या हो जाएगा, कंप्यूटर का उपयोग होता है सब में। अब हम लोग देख लेते हैं मनोरंजन के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। मनोरंजन जैसे क्या हो गया, मूवी देखने के लिए उपयोग करते हैं या नहीं करते हैं, मूवी देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, इसके लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। और संचार के लिए भी उपयोग होता है। संचार जैसे कि ईमेल भेजना है किसी को, किसी से चैटिंग करना है, सोशल मीडिया से बात करना है, सोशल मीडिया से जुड़ना है, या फिर वीडियो कॉलिंग बात करना है, सब में कंप्यूटर का उपयोग होता है। और अगला पॉइंट है व्यापार या फिर व्यवसाय। अब देखिए ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑनलाइन कुछ भी मंगाना है, टिकट बुकिंग करना है, भुगतान करना है, विज्ञापन करना है, यानी कि प्रचार वगैरह करना है, तो सब में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे दैनिक जीवन में। चलिए इसको हम लोग चित्र की सहायता से समझ लेते हैं। देखिए विद्यालय में तो उपयोग होता है ये पढ़ाई लिखाई के लिए, बैंक में भी होता है, बैंक यानी या एटीएम में।
अस्पताल में तो होता ही है कार्यालय, यानी कि डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, मूवी देखना है, फिल्म देखना है, संचार यानी बात करने के लिए भी हो जाएगा। व्यापार या व्यवसाय यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पे कुछ खरीदना है, घर बैठे काम करना है, इस सब के लिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव देख लेंगे। देखिए पहले ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 12 तक देख लिए थे हम लोग। 13 नंबर में क्या बोला जा रहा है, पैसे निकालने के लिए किस मशीन में कंप्यूटर का उपयोग होता है। पैसे निकालना है तो किस मशीन का उपयोग जाए, एटीएम का उपयोग होता है, एटीएम का। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग है। अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बीमारियों की पहचान करने के लिए अस्पतालों में कंप्यूटर का उपयोग क्यों करते हैं, हम बीमारियों वगैरह का पहचान करने के लिए करते हैं। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बोला जा रहा है छात्र रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। छात्र रिकॉर्ड को बनाए रखना है तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होगा, विद्यालय वगैरह में। छात्र तो विद्यालय में ही रहेगा, बैंक में दुकान पर थोड़ी ना रहेगा, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि चैटिंग और वीडियो कॉलिंग किस क्षेत्र के लिए उपयोग है, किस क्षेत्र में उपयोग होता है चैटिंग और वीडियो कॉल, कहाँ पे होता है, संचार के लिए, अभी तुरंत बताएं संचार में आता है ये। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में अनुसंधान के लिए कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च वगैरह करना है तो विज्ञान में, विज्ञान में रिसर्च होगा, वैज्ञानिक ही रिसर्च करेगा। पार्क में थोड़ी ना रिसर्च होता है, मॉल में थोड़ी ना होता है, क्या हो जाएगा, विज्ञान। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंप्यूटर का उपयोग क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग करना है, उसमें कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पे है, व्यवसाय के लिए, व्यवसाय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है। तो कंप्यूटर जो है ये हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है, यही देखना है। चलिए देख लेते हैं। तो कंप्यूटर हमारे कार्यों को सरल और सुगम बनाता है। कंप्यूटर क्या क्या करता है, हमारे कार्यों को सरल और सुगम बनाता है। यह बैंकों में वित्तीय लेन देन, अस्पतालों में मरीजों मरीजों की जांच करता है, विद्यालयों में शिक्षा और मनोरंजन बनाने में काम करता है, और कार्यालय का काम जल्दी करने में मदद करता है। ईमेल और वीडियो कॉलिंग पे संपर्क बनाए रखने के लिए, टिकट बुकिंग के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग करना है, जैसे शॉपिंग वगैरह करना है, ये सब, या फिर घर का कोई काम करना है, इस सब में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ये भी टॉपिक खत्म हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं देखना है। अब हम लोगों को क्या देखना है, कंप्यूटर की विशेषताओं को देखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की विशेषताएं। देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, तीव्र गति। देखिए गति क्या होता है, तीव्र गति, तो कंप्यूटर बहुत तेजी गति से कार्य करती है, कुछ ही सेकंड में हजारों गणनाएं कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र गति। कुछ ही सेकंड में बहुत सारी गणना कर सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र गति। अगला है शुद्धता, यानी एक्यूरेसी की बात कर लेते हैं। तो कंप्यूटर बिना गलती के सटीक परिणाम देता है, और यही डेटा और यदि डेटा सही दिया जाए तो सही से काम करता है। और इसके बाद देखिए, अगर डेटा को सही रूप से दिया जाए शुद्धता हो जाएगी, एक एक्यूरेसी हो जाएगा। और बड़ी भंडारण क्षमता, मतलब यहाँ बहुत चीज रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा रखती है, जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकता है, ये सब हो जाएगा भंडारण की क्षमता। चलिए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला क्या है, परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। कंप्यूटर बिना थके बिना रुके लगातार काम करता रहता है, बिना थके बिना रुके लगातार ये काम करते रहता है, ये हो जाएगा परिश्रमशीलता हो जाएगा। और अगला है बहुकारी क्षमता, मल्टीटास्किंग, क्या हो जाएगा, एक साथ कई प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे टाइप करना, गिनती करना, चित्र बनाना, ये सब क्या हो जाएगा, बहुकार्य क्षमता हो जाएगा। और अगला क्या है, स्वचालन। स्वचालन की बात कर लेते हैं, यानी ऑटोमेशन। तो एक बार अगर निर्देश दे देंगे कंप्यूटर को तो स्वयं ये कार्य करते रहता है, कई बार निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वचालन हो जाएगा। ठीक है, स्वचालन हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला जरा बिना गलती किए किसी कार्य की क्षमता क्या है, मतलब बिना गलती किए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शुद्धता कहते हैं। बिना गलती, कोई गलती नहीं, बढ़िया से काम करता है, इसी को क्या कहते हैं, शुद्धता कहते हैं। अब चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक ही समय में कई काम करने की क्षमता। एक ही समय में कई काम करने की क्षमता क्या कहलाती है, मल्टीटास्किंग कहलाती है। अभी आप लोगों को बताए हैं मल्टीटास्किंग।
और इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखना क्या कहलाता है? स्टोर कहलाता है। स्टोर, स्टोर करना। डेटा को सुरक्षित रखने क्या कहलाता है? स्टोर करना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बिना थके कार्य करना क्या कहलाता है? तो बिना थके कार्य करना क्या कहलाता है? परिश्रमशीलता कहलाता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? निर्देशों पर स्वयं कार्य करना। तो निर्देशों पर स्वयं कार्य करना क्या हो जाएगा? स्वचालन हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेशन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोला जा रहा है कार्य करने की बहुत अधिक रफ्तार। कार्य करने की बहुत अधिक रफ्तार क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी, यानी चाल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 24 नंबर क्वेश्चन। अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं बताना है हम लोगों को। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? कंप्यूटर की विशेषताएं, तो कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताएं यह तेज गति से कार्य करता है, शुद्ध एवं सटीक परिणाम देता है, बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखता है, और बिना थके लगातार काम करते रहता है, और एक साथ कई कार्य कर सकता है, और निर्देश मिलने पर स्वयं कार्य करता है। यही क्या हो जाएगा? कंप्यूटर की विशेषताएं, मतलब गति, तेज गति से कार्य करता है, बहुत शुद्धता से काम करता है, और डेटा को, बहुत अधिक डेटा को सुरक्षित रख सकता है, और बिना थके लगातार ये काम करता है। साथ साथ मतलब कि एक साथ कई काम भी कर सकता है, और निर्देश मिलने पर ये स्वयं काम करता है, यानी कि बार बार उसको निर्देश देने की जरूरत पड़ती है। चलिए, ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक और सिस्टम की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक और सिस्टम। देखिए पहला क्या, इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो यह वे उपकरण हैं जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा या निर्देश देते हैं। जिनसे हम कंप्यूटर में डेटा या फिर निर्देश देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हो जाएगा इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, इनपुट मतलब जो प्रवेश करता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर, ये सब क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अब देखिए अगला है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर का इसको दिमाग कहा जाता है, और यह सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है? कंप्यूटर सीपीयू सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। और अगला पॉइंट क्या है? आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है? यह वह उपकरण है जिनसे हमें परिणाम यानी आउटपुट मिलता है। उदाहरण जैसे हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेमोरी यूनिट की बात कर लेते हैं। मेमोरी यूनिट तो डेटा और निर्देशों को अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रखने का कार्य करती है। इस उदाहरण में रैम हो जाएगा, रोम हो जाएगा। अब हम लोग एएलयू देख लेते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात कर लेते हैं। तो गणना और तर्क से संबंधित कार्य क्या कहलाता है? एएलयू कहलाता है। ठीक है, एएलयू गणना और तर्क से संबंधित है ये। और इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कंट्रोल यूनिट क्या है? तो यह सीपीयू के सभी भागों को नियंत्रित करती है, और सभी कार्यों को का समन्वय करती है। कंट्रोल यूनिट, सीपीयू। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका चित्र के साथ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे कंप्यूटर का डायग्राम देखिए, ये क्या है? यहाँ पे कीबोर्ड है, सीपीयू है, और सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है? मेमोरी यूनिट रहता है, एएलयू रहता है, और कंट्रोल यूनिट भी रहता है। कंट्रोल यूनिट भी रहता है। और इसके बाद आउटपुट में क्या होता है? आउटपुट में मॉनिटर रहता है। आउटपुट मॉनिटर जो है कि आउटपुट का काम करता है। देखिए डेटा इनपुट इनपुट डिवाइस यानी डेटा दिए, प्रोसेस किया सीपीयू, और फिर इनपुट डिवाइस सॉरी आउटपुट डिवाइस यानी परिणाम प्राप्त हो गया हम लोगों को। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसे बोला जा रहा है कंप्यूटर में डेटा किसके द्वारा दिया जाता है? हम लोग बात कर लेते हैं कंप्यूटर में डेटा किसके द्वारा दिया जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखिएगा आप लोग, कीबोर्ड के द्वारा दिया जाता है, कीबोर्ड से। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है एएलयू का अर्थ क्या है? एएलयू का अर्थ क्या हो जाएगा? गणना और तर्क करना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं, ये मॉनिटर हो जाएगा। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है। आउटपुट क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मेमोरी यूनिट क्या करती है? मेमोरी यूनिट जो है ये क्या करने का काम करती है? जो डेटा को स्टोर करती है, ये डेटा को जमा करती है, एकत्रित करती है। और अगला क्या है? कंट्रोल यूनिट का क्या अर्थ है? तो कंट्रोल यूनिट क्या बात कर लेते हैं, इसका क्या अर्थ है? ये सभी भागों को नियंत्रित करने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सभी भागों को नियंत्रित करने का काम करता है।
अब इसका हम लोग एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सब्जेक्टिव में, कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? पूछा जा रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहते हैं? तो कंप्यूटर कई भागों से मिलकर बना होता है, जैसे इनपुट डिवाइस हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, आउटपुट डिवाइस आदि। ये सभी मिलकर के सभी भाग मिलकर के क्या बनता है? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम। मतलब नॉर्मली समझना कि कंप्यूटर जो है ये एक चीजों से मिलकर नहीं बना होता है, इसमें बहुत सारी चीजें लगी होती है। कीबोर्ड लगी रहती है, मेमोरी लगी रहती है, कीबोर्ड, सीपीयू, मेमोरी, माउस, स्पीकर, बहुत सारी चीजें लगी रहती है। सब मिल करके बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा चीज है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो अब हम लोग को देखना है कंप्यूटर का प्रकार। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? कंप्यूटर का प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए पहला कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखिए तीन प्रकार से मुख्य रूप से होता है। पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर होता है, तीसरा टेबलेट या फिर स्मार्टफोन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर की। तो यह एक स्थिर कंप्यूटर है जिसे एक स्थान पर रखा जाता है। इसका उपयोग घर हो गया, ऑफिस हो गया या फिर स्कूल आदि में किया जाता है। अब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। यह पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। और अगला हम लोग देख लेते हैं कि टेबलेट या फिर स्मार्टफोन। तो ये छोटे आकार के पोर्टेबल डिवाइस हैं। इनमें टच स्क्रीन होती है और इन्हें हाथ में लेकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाथ में लेकर किसका उपयोग किया जाता है? स्मार्टफोन वगैरह का। तो ये हो गया तीन प्रकार का। ठीक है, तीन प्रकार का। आप लोग देखे होंगे जो कि दुकान वगैरह में रहता है, उसमें सीपीयू अलग से रहता है, कंप्यूटर मतलब सारा चीज अलग अलग रहता है। तो वो क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर को क्या होगा? लैपटॉप आप लोग देखे होंगे, लैपटॉप में अलग से स्पीकर आता है, अलग से सब चीज नहीं, एक के में रहता है। तो ये हो गया क्या? कंप्यूटर, ये लैपटॉप कंप्यूटर हो गया। और टेबलेट तो आप लोग जानते ही हैं, फोन तो आप लोग जान ही रहे हैं, आप फोन से भी देख ही रहे हैं। ये सब हो जाएगा। अब चलिए हम लोग सब में अंतर देख लेते हैं तुलना करके। देखिए पहला क्या हो जाएगा? पहला हम लोग डेस्कटॉप देख लेते हैं, लैपटॉप पे टेबलेट या फिर स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो पहला क्या है? आकार में देखिए, डेस्कटॉप क्या होता है? बड़ा होता है, जबकि लैपटॉप मध्यम होता है। लेकिन स्मार्टफोन क्या होता है? टेबलेट या स्मार्टफोन छोटा होता है। और हम लोग पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये देखिए मतलब ये स्थिर नहीं होता है। ये सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब ये क्या होता है? ये पोर्टेबिलिटी इसमें नहीं आता है, मतलब ये स्थिर रहता है, इसको दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। अब देखिए सीपीयू है, उसमें स्पीकर है, सब चीज को क्या उठा के ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए फिर इन्वर्टर वगैरह सारा चीज चाहिए, उसमें बैटरी तो रहता नहीं है उसमें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लैपटॉप में। लैपटॉप में हाँ, इसको कहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पॉकेट में करके लेते जाइएगा, इतना भी नहीं है। बैग वगैरह हम ले जा सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन को कहीं भी ले जा सकते हैं, अभी भी थैली में रखिएगा, निकल जाइएगा। तो वही हो गया। अब हम लोग उपयोग की बात कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का काम ऑफिस में, स्कूल, घर में, इस सब में उपयोग किया जाता है। लेकिन लैपटॉप का घर में, ऑफिस में या फिर यात्रा पे कहीं जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसमें भी ले लेते हैं हम लोग बैग में करके। लेकिन मोबाइल जो होता है व्यक्तिगत मनोरंजन, पढ़ाई के लिए, इसको तो कहीं भी ले जा सकते हैं थैली में करके। कीमत, कीमत में बात करें, डेस्कटॉप का मध्यम से अधिक होता है, ज़्यादा होता है, इसको सबसे ज़्यादा डेस्कटॉप का कीमत होता है। और लैपटॉप का थोड़ा कम होता है, मध्यम होता है। और स्मार्टफोन वगैरह का थोड़ा कम रहता है, जो मध्यम से भी कम से कम रहता है। और उदाहरण की बात कर लेते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप में क्या हो जाएगा? पीसी हो जाएगा, डेस्कटॉप हो जाएगा। और लैपटॉप में डेल हो जाएगा, एचपी हो जाएगा, लेनोवो हो जाएगा। और टेबलेट या स्मार्टफोन क्या? आईपैड हो जाएगा, एंड्रॉयड टैबलेट हो जाएगा, स्मार्टफोन हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा कंप्यूटर स्थिर यानी फिक्स होता है? तो कम से कौन से कंप्यूटर स्थिर होता है? डेस्कटॉप जो ये स्थिर होता है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन है कि लैपटॉप की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो क्या ये पोर्टेबल होता है या नहीं होता है? पोर्टेबल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? लैपटॉप में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है लैपटॉप में, बताइए आप लोग। कीबोर्ड अनिवार्य होता है क्या? नहीं होता है। सॉरी सॉरी, टेबलेट में क्या नहीं होता है? कीबोर्ड अनिवार्य नहीं होता है, ये टच स्क्रीन पे काम करता है, हल्का आकार होता है, बैटरी से चलता है। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड अनिवार्य इसमें नहीं होता है।
अब चलिए हम लोग 33 के बाद फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन में स्मार्टफोन किस श्रेणी में आता है? स्मार्टफोन किस में आएगा? टेबलेट में आएगा, नॉर्मल सा चीज़ है, ये सब तो जान रहे हैं। और अगले हम लोग देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? डेस्कटॉप का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो कहाँ करते हैं? स्कूल में हो गया, ऑफिस में हो गया, घर में हो गया, इसमें उपयोग होता है। टेबलेट और स्मार्टफोन में क्या समानता है? क्या समानता है? इसमें टच स्क्रीन होता है, टेबलेट में भी होता है, टच स्क्रीन टेबलेट में भी होता है, स्मार्टफोन में भी होता है, दोनों में होता है टच स्क्रीन। अब चलिए इसका हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है कि विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा करना है। तो कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बताएँ? डेस्कटॉप कंप्यूटर और टैबलेट या स्मार्टफ़ोन। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, यह एक स्थिर कंप्यूटर है जो आमतौर पर घर हो गया, कार्यालय हो गया, स्कूलों में उपयोग किया जाता है। इसमें मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू अलग-अलग होते हैं। जबकि लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं, यह पोर्टेबल कंप्यूटर है, जिसे आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में ले जा सकते हैं। और इसके सभी भाग एक साथ जुड़े रहते हैं, बैटरी से भी चल सकता है। और टैबलेट या फिर स्मार्टफ़ोन की बात कर लेते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, हल्के कंप्यूटर होते हैं, जिनमें टच स्क्रीन होती है। इनका उपयोग पढ़ाई के लिए, इंटरनेट के लिए, गेम और संचार वगैरह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं। कंप्यूटर का आईपीओएस मॉडल हम लोग देख लेते हैं। आईपीओएस मॉडल की हम लोग बात कर लेते हैं। आईपीओएस मॉडल देख लेते हैं। तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर काम करता है। कंप्यूटर जो है आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। आईपीओएस का पूरा नाम की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा और आउटपुट स्टोरेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है। इसे इनपुट में ये क्या हो जाएगा? डेटा या जानकारी कंप्यूटर में देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब इनपुट कहते हैं। डेटा या फिर जानकारी कंप्यूटर में देना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। प्रोसेस क्या होता है? दिए गए डेटा पर कंप्यूटर द्वारा किया जाने वाला कार्य या गणना क्या हो जाएगा? प्रोसेस हो जाएगा। और आउटपुट क्या हो जाएगा? प्रोसेस होने के बाद प्राप्त परिणाम या जानकारी क्या होता है? आउटपुट होता है। और स्टोरेज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो परिणाम या डेटा को भविष्य के लिए के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? स्टोरेज कहलाता है। ये हो जाएगा स्टोरेज। अब देखिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, इनपुट क्या होता है? जानकारी या डेटा को कंप्यूटर में देना। प्रोसेस क्या होता है? दिए गए डेटा पर कार्य करना। आउटपुट क्या होता है? कार्य का परिणाम प्राप्त करना। स्टोरेज क्या होता है? परिणाम या डेटा को सुरक्षित रखना। ये सब हो जाएगा परिणाम। अब चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन है कि आईपीओएस का पूरा नाम क्या है? तो आईपीओएस का पूरा नाम बताना, क्या हो जाएगा? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज हो जाएगा। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज हो जाएगा। ठीक है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि आईपीओएस मॉडल में पहला चरण कौन सा है? तो बताइए आप लोग, आईपीओएस मॉडल में पहला चरण क्या हो जाएगा? ये इनपुट हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। क्या हो जाएगा? इनपुट। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डेटा पर कार्य कौन करता है? तो बताइए आप लोग, डेटा पर कौन कार्य करता है? सीपीयू जो है ये डेटा पर ही कार्य करता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, परिणाम किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो बताइए आप लोग, परिणाम की बात कर लेते हैं, तो ये आउटपुट से प्राप्त होता है, मॉनिटर से प्राप्त होता है, यानी आउटपुट से। स्पीकर वगैरह हो गया, सब आउटपुट डिवाइस से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, भविष्य के उपयोग के लिए डेटा कहाँ रखा जाता है? तो स्टोरेज में रखा जाता है। और 42 नंबर क्वेश्चन है, आईपीओएस मॉडल में प्रोसेस का क्या अर्थ है? प्रोसेस का क्या हो जाएगा? डेटा पर कार्य करना। डेटा पर कार्य करना, यही ना हो जाएगा? डेटा पर कार्य करना हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं। चलिए सब्जेक्टिव देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा या जानकारी दी जाती है। फिर सीपीयू उस डेटा पर कार्य करता है, यानी प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद रिजल्ट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से दिखाया जाता है। और अंत में क्या होता है? रिजल्ट या डेटा को स्टोरेज में सेव कर लिया जाता है। फाइनली इसको सेव कर लिया जाता है। चलिए ये हो गया इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक कंप्यूटर का विकास की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, कंप्यूटर का विकास आखिर कैसे हुआ है? कंप्यूटर कैसे बना है? तो कंप्यूटर का विकास कई चरणों से होकर हुआ है। इसका क्रम दिया गया है, जैसे समझिएगा। जैसे अबेकस हो गया, नेपियर हो गया, पास्कल हो गया, एनालिटिकल इंजन हो गया, आधुनिक कंप्यूटर हो गया, और
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, यानी कि एआई हो गया, इस प्रकार से बनते गया है। जैसे आप लोग समझिएगा, देखिए आप लोग याद रखिएगा कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि अबेकस बन चुका था। अबेकस क्या होता है? गिनती करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रारंभिक यंत्र है। और नेपियर क्या जगह 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने गणना के लिए नेपियर हड्डियां बनाई थी, इसी को हम लोग कहते हैं नेपियर। और पास्कल की बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1642 में ब्लेज पास्कल ने पेस्काली नामक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, इसको हम लोग कहते हैं पास्कल। इसके बाद एनालिटिकल इंजन की बात कर लें तो 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था, यही हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। आधुनिक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, 20वीं सदी में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक पर आधारित कंप्यूटर बना था। इसके बाद एआई की बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तो 21वीं शताब्दी में ये बना था। एआई के माध्यम से कंप्यूटर स्वयं सीखने और निर्णय लेने लगा इसके बाद से। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं चार्ल्स बेबेज के बारे में। चार्ल्स बेबेज कौन है? जो कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज ही है। तो चलिए पहले हम लोग चार्ल्स बेबेज के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद अबेकस के बारे में देख लेंगे। चार्ल्स बेबेज की बात कर लेते हैं, तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किससे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन भी बनाया था। और यह मशीन उस समय नहीं बन सकी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला पर बनी। मतलब उस जिसमें चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर तो बनाए थे, लेकिन उस पर वो तो बन नहीं पाया था सही से, लेकिन उसी के आधारित पर अभी भी बनाया जा रहा है। अब चलिए हम लोग अबेकस की बात कर लेते हैं। देखिए अबेकस सबसे पहला गिनती करने वाला उपकरण था। इसका उपयोग प्राचीन समय में गणना करने के लिए किया जाता था, मतलब गिनने वगैरह के लिए किया जाता था इसका उपयोग। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसकी पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों को देख लेते हैं, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो देखिए फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है? 1940 से 1956 तक है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन कब से कब तक है? 1956 से 1963 तक। थर्ड जनरेशन कब से कब तक है? 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक है? तो 1971 से वर्तमान तक। यानी अभी पूछा जाएगा तो कौन सा चल रहा है? तो चतुर्थ पीढ़ी का चल रहा है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन पंचम पीढ़ी में वर्तमान और आगे हो जाएगा, जिसका हम लोग जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ गया है। एआई आ गया है। तो देखिए प्रमुख तकनीक क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड जनरेशन में क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में आईसी हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। और फिफ्थ जनरेशन में एआई हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। अब हम लोग इसका मुख्य विशेषता की बात कर लेते हैं। मुख्य विशेषताएं तो बहुत बड़े आकार के होते हैं, और अधिक बिजली खपत होती है, धीमी गति से चलती है, अधिक गर्मी भी होती है। ये सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुख्य विशेषताएं हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन में। जैसे क्या क्या उदाहरण क्या हो जाएगा? इनियक हो जाएगा, यूनिवेक हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। आकार छोटा होता है इसका, गति अधिक होती है, कम बिजली यानी खपत, अधिक विश्वसनीय होती है। आईबीएम 1401 होता है, आईबीएम 1794 होता है, ये सब हो जाएगा। और थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं, तो आकार और छोटा होता है, गति बहुत तेज होती है, विश्वसनीय अधिक होती है। आईबीएम सिस्टम 360 हो जाएगा जैसे कि। अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन में। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास बहुत तेज गति या फिर कम आकार का होता है, बहुत तेज गति से होता है, आकार से कम होता है। जैसे पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं। स्वयं सीखने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, भविष्य उन्नत, यानी कि एआई बढ़िया रहता है। एआई कंप्यूटर रोबोटिक्स है ये, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। थोड़ा सा धुंधला हो गया है, क्वालिटी कम हो गया है, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए पढ़ के सुना देंगे। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? गिनती के लिए सबसे पहला उपकरण कौन सा था? बताइए कौन सा हो जाएगा? अबेकस हो जाएगा। अबेकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपियर की हड्डियां किसने बनाई? तो जॉन नेपियर ने बनाया था। नेपियर की हड्डियां जॉन नेपियर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, पेस्किलिन किसने बनाया था? पेस्किलिन किसने बनाया था? बताए थे, ब्लेज पास्कल ने बनाया था। अगला एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किसने किया था? किसने किया था एनालिटिकल इंजन का डिजाइन? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था, यहीं से शुरू हुआ है, और उसी का अभी तक भी हम लोग उसी तकनीक का यूज कर रहे हैं, उसी के आधार पर बना रहे हैं। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का आधार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है आधुनिक कंप्यूटर का आधार? बताए थे एनालिटिकल इंजन, इसी से मिलकर बना हुआ है, इसी तकनीक का उपयोग होता है अभी भी। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 48 नंबर में है, 21वीं सदी में कंप्यूटर का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? 21वीं सदी की बात करते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता।
यानी कि एआई हो गया, एआई आ गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? तो बताइए चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर में, अबेकस का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए अबेकस का उपयोग किसके लिए करते हैं हम लोग? गणना करने के लिए करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, नेपियर की हड्डियां हड्डियां किस वर्ष विकसित हुई? नेपियर की हड्डियां किस वर्ष विकसित हुआ था? 1617 में हुआ था। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेस्किलिन किस वर्ष बनी है? पेस्किलिन किस वर्ष बना था? 1642 में बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? 53 नंबर क्वेश्चन में है, एनालिटिकल इंजन किस वर्ष डिजाइन हुआ था? एनालिटिकल इंजन की बात कर लेते हैं, 1837 में डिजाइन हुआ था। और 54 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा उपकरण आधुनिक कंप्यूटर से पहले आया था? तो कौन सा उपकरण आधुनिक कंप्यूटर से पहले आया? तो क्या हो जाएगा? अबेकस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एआई का पूरा नाम क्या है? बताइए एआई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? अभी जो बताए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस एआई हो जाएगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला है 56 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर ने स्वयं सीखना और निर्णय लेना कब शुरू कर दिया था? 21वीं सदी में ये शुरू कर दिया था। यानी कि 21वीं सदी से ही बनना शुरू कर दिया था ये तो, 21वीं सदी से ही। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था कि कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारियां दीजिए, देना है इसमें। ये सब तो क्लियर होगा ही पूरा। प्रारंभ में अबेकस आया था, और अबेकस का उपयोग गिनती के लिए किया जाता था, जबकि फिर 1617 में जॉन नेपियर ने फिर नेपियर की हड्डियां भी बनाई थी, और जिससे गणना करने में आसान हुआ था। फिर 1642 में ब्लेस पास्कल आया था, इन्होंने एक यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। और फिर 1837 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया, और उसी के आधार पर वर्तमान में भी चल रहा है। मतलब वर्तमान में भी जो कंप्यूटर है, उसी से आधारित है इसमें तो, उसी के आधार पर चल रहा है। और इसके बाद फिर तो आ गया है, अभी तो वर्तमान में एआई आ ही गया है। अभी जो काम कर रहा है कौन सा है? ये एआई काम कर रहा है। तो पूरा इसमें पूरा क्लियर हो ही गया है, बस एगो बचा हुआ है इसमें, ये सुपर कंप्यूटर बचा हुआ है। इसमें परम 8000 का उपयोग होता था सुपर कंप्यूटर में, यानी परम 8000। और ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था, ये तो पता ही होगा। जिसका कि कब तैयार किया गया था? तो 1951 में इसको तैयार किया गया था। इसका निर्माण सीडेक वगैरह से, किसी सीडेक यानी कि सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि एडवांस कंप्यूटिंग पुनः द्वारा किया जाता था। जैसे कि इसका निर्माता विजय भटकर तो था, श्री विजय भटकर। और इसका पूरा नाम क्या है? तो परम 8000 ऐसे लग रहा है, पैरेलल मशीन हो जाएगा। मतलब परम का आ गया है ना, परम में हो जाएगा पैरेलल मशीन। और 8000 तो इसमें दिया ही है ऑलरेडी पहले से। इसके बाद है कि यह कंप्यूटर बहुत तेज गति से चलता है, ये डाटा प्रोसेस पे काम कर सकता है। और इसमें क्या होता है कि ये सुपर कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं? मतलब जैसे कि अनुसंधान वगैरह में होता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, बारिश होगा या नहीं होगा, इस समय इसका उपयोग करता है किया जाता है। या तो फिर वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह के बारे में अगर जानकारी लेना है, तो फिर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। और कुछ ही ऐसा देश है जो कि सुपर कंप्यूटर को बना सका है, जिसमें भारत भी उसमें शामिल है। भारत भी बना लिया है। और परम 8000 ने सुपर कंप्यूटर बनाने वाले चुनिंदा देशों में ये शामिल हो गया है भारत। तो ये जो है ना, बना भी था, ये 1991 में बनाया गया था पहली बार, जो कि विजय भटकर ने बनाया था। ये भारत के प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक इसको माना जाता है, विजय भटकर को। बाकी इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह था। तो ये पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 हो ही जाएगा। और परम 8000 के निर्माण की बात सीडेक द्वारा करवाया गया था, 1991 में बना था। और ये विजय भटकर हो जाएगा। सब तो क्लियर ही है पूरा।